हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पीटीआई केपी में जलसों और खतूत लिखने तक महदूद, गवर्नमेंट का भी मुज़ाकरात से इनकार, सियासत किस तरफ जा रही है, अदलिया अपने मसाइल का शिकार, अवाम इंसाफ के मुंतज़र, और साउथ एशिया पे भारत की गिरफ्त कमज़ोर, पाक बांग्लादेश ताल्लुकात का एक नया दौर। ऑल दिस इन टुडेज़ ज़ोमिन। कल 8 फरवरी को पीटीआई ने सवाबी में पावर शो किया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने यौम तामीर और तरक्की मनाया और ये स्टांस लिया कि अवाम ने केपी के अलावा हर जगह पे पीटीआई को रद्द कर दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर सेक्शन 144 नाफिज हो और अगर माजी में देखें कि लोग निकलते हैं तो उनके साथ क्या होता है और फिर लोग ना निकलें तो इसको रद्द करना नहीं कह सकते। ये ज़रूर है कि 9 मई जैसा एहतजाज करके पीटीआई ने ख़ुद को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि गवर्नमेंट इससे जितना भी फ़ायदा उठाए कम है। आज कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक के कल के एक बयान को उनके तर्जुमान ने वाज़े करते हुए कहा कि अगर हमने ये कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, यानी मुज़ाकरात एटलीस्ट फॉर नाउ दोनों तरफ से टेबल पे मौजूद नहीं हैं। पीटीआई के लिए सिर्फ सवाबी में जलसा कर सकना इस तरफ इशारा करता है कि उनकी जो प्रोटेस्ट पावर है वो भी अब सिर्फ केपी तक महदूद होकर रह गई है। मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे और बानी पीटीआई जो ओपन लेटर्स लिख रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उसके कंटेंट्स ये बताते हैं कि ही इज़ बैक टू स्क्वायर वन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर्स लिखना, उसमें उन्हीं से जेल में बुरे हालात की शिकायत करना, उनको ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और जुडिशल मैटर्स में इंटरफेरेंस का इल्ज़ाम देना, ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी स्ट्रैटेजी है कि जिनसे आप रिलीफ चाह रहे हैं आप उन्हीं को इल्ज़ाम भी दे रहे हैं। अगर इस ओपन लेटर ये जो दूसरा ओपन लेटर है उसकी बात करें तो उसमें उन्होंने दूसरी दफ़ा ये कहा है कि अवाम और फ़ौज के बीच में खलीज आ गई है। ये बिल्कुल वही नैरेटिव है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर इंटेंशन इन लेटर्स की ये है कि इनके ज़रिए से जो इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है और मोबिलाइजेशन हो रही है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए, तब भी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पीटीआई एंड द कंट्री ये कोई मुनासिब स्ट्रैटेजी नहीं है। माजी में पाकिस्तानी सियासतदानों ने जब भी बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए से रिलीफ लिया है या कोई डील की है उसको कभी पब्लिक नहीं किया, ना ही कभी पब्लिकली उसको ओन किया है। लिहाजा बानी पीटीआई की जो भी स्ट्रैटेजी है फ़िलहाल तो वो बड़े ऑप्शन लेस नज़र आ रहे हैं और जो कुछ उन्होंने इन ओपन लेटर्स में लिख दिया है वो सब कुछ उनके जो पार्टी लीडर्स हैं दीगर वो भी कल सवाबी जलसे में रिपीट करते नज़र आए। अगर ये सब कुछ इसी तरह फ़्लो कर गया इनटू सोशल मीडिया वंस अगेन तो फिर पीटीआई एक दफ़ा फिर 9 मई जैसे सिनेरियो में ही जाती नज़र आ रही है। और इस सारे मामले की अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन है? गवर्नमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिनके बारे में ख़ुद बानी पीटीआई ये कहते हैं कि असल में वो ज़िम्मेदार हैं इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के बीच में जो गैप आया है उसके। तो रीज़न्स अगर आप ख़ुद प्रोवाइड कर रहे हैं और आप ख़ुद इतने वोकल हैं अबाउट इस्टेब्लिशमेंट और उसका फ़ायदा अगर गवर्नमेंट उठा रही है तो फिर उनको आप मुर्द इल्ज़ाम कैसे ठहरा सकते हैं? बात करते हैं इस सारे सिनेरियो पे। हमारे साथ मौजूद हैं अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच बैरिस्टर सलमान, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अगर जो 2 ओपन लेटर्स हैं बानी पीटीआई के, उनके कंटेंट्स को देखें और कल सवाबी जलसे में जो भी तकारीर की वहाँ के लीडरान ने, तो तकरीबन सिमिलैरिटी नज़र आई और एक दफ़ा फिर बड़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग थी। तो क्या ये कहा जाए कि एक दफ़ा फिर आप लोग बैक टू स्क्वायर वन हैं कि अब बातचीत भी नहीं हो रही, अब मुज़ाकरात भी ख़त्म हैं, अब दोबारा कन्फ्रंटेशन ही होगी? जी, थैंक यू सुनहरा। अच्छा, पहले मैं एक चीज़ बता दूं, शायद आपकी नज़र में वो चीज़ अग्रेसिव हो, लेकिन हमारी नज़र में वो बिटर रियलिटीज़ हैं, कुछ तल्ख हकीकत है जो जिसमें इस मुल्क की हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है और आजकल के जो हालात हैं उसकी भी उसका भी लुबे लुबाब जो है उसमें समराइज हो गया, जो खान साहब ने लेटर्स लिखे हैं या जो हमारी लीडरशिप ने तकरीरें की हैं। देखिए, अगर पिछले 2-2.5 साल से देखें जो इस मुल्क में हुआ है, तो मेरे ख्याल से वी आर द विक्टिम्स। हमारे साथ हमारे बुनियादी हकूक को पामाल किया गया, हमारे लिए आईने पाकिस्तान मुअत्तल रहा। फिर उसके बाद 8 फरवरी को जब इस मुल्क की अवाम ने हमें 2/3 मेजॉरिटी दी, फिर उसके बाद फॉर्म 47 की शेप में इधर शहबाज शरीफ साहब को मरीम नवाज साहिबा को मुसल्लत किया गया इस अवाम पे, हमारा वोट चोरी किया गया, हमारे वोट पे डाका मारा गया। चोरी तो छोटा लफ्ज़ है। फिर उसके बाद अभी आपने देखा होगा, देखें
ये 2 दिन पहले पतन की रिपोर्ट आई है, आपने देखी होगी। जी उसमें बिल्कुल। वो उन्होंने जो बताया कि 64 65 न्यू new वेज ways. ऑफ जो धांधली में, Absolutely. हाँ 65, सॉरी हमने करेक्ट कर दिया, 65 वेज ऑफ धांधली जो है इन्होंने इन्वेंट किए, जो इन्होंने एम्प्लॉय किए, जिससे इस्तेमाल किया गया। मियां नवाज शरीफ साहब का अपना हल्का, उधर उनके कुछ पोलिंग स्टेशन पे 102% जो था वो था, टर्न आउट था। दिस इज सरप्राइजिंग एंड टोटली इलीगल। उसके बाद एक ही हल्के के अंदर जो प्रोविंशियल असेंबली है, वहां पे टर्न आउट 100% आ रहा है, नेशनल असेंबली में 50% आ रहा है, वाइस वर्सा सेम सिचुएशन क्रिएट हुई थी। सो एक तमाशा लगा 8 फरवरी को इस Right. मुल्क ने कि अवाम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट एक्सरसाइज किया, एक पॉलिटिकल विल एक्सरसाइज की कि हमने एक बॉडी पॉलिटिक बनानी है, एक गवर्नमेंट बनानी है, हमारी चॉइस जो होगी, जो हमारा चेहरा होगा। लेकिन वो उनसे छीना गया हक। तो जाहिर बात है हम लोग खाली एग्रीव्ड नहीं है पीटीआई, इस मुल्क की अवाम भी एग्रीव्ड है, वो भी विक्टिम्स हैं। सो उसका जो सच होता है जब वो आप बोलते हैं और जो आपके साथ ज्यादती हुई है जो आप बयान करते हैं, तो वो फिर लोगों को चीजें अग्रेसिव लगती है, या ये लगता है जी आप कन्फ्रंट कर रहे हैं। कन्फ्रंट नहीं कर रहे, हम सच बात कर रहे हैं, अपनी आवाज जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे, पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे। अगर वो कोई चाहता है कि ना पहुंचाए और हम खामोश रहे, वो तो इमरान खान साहब ने ना सिखाया है हमें चुप रहना। ऐसी सिचुएशन में हम चुप नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल Fair बात enough. करेंगे। Fair enough. मैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि अगर आपने किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाना हो तो आप डिफरेंट पॉस्चरिंग करते हैं। पिछले दिनों हमें लगा था कि शायद कोई चीज़ें ठीक हो रही हों, बातचीत से हल हो जाएं, क्योंकि इवेंचुअली तो पाकिस्तान के सारे थिंकिंग हेड्स को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। मैं तो कंफर्म्ड हूँ इस बात पे एंड आई एम कन्विंस्ड कि ये इवेंचुअली इसी तरह हल होगा। लेकिन ओपन लेटर्स लिखना और उसमें स्पेसिफिकली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ही शिकायत करना कि उनके सेल के हालात ठीक नहीं हैं और फिर उन्हीं को कहना पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, मैं इस पॉस्चरिंग की बात कर रही हूँ कि इतनी कोई वाइज नहीं है। हो सकता है आप लोगों ने बनाई है, आप लोगों की है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन जिसके साथ रेजोल्यूशन की तरफ जाना हो उसके साथ फिर यू हैव टू टेपर डाउन द थिंग्स। लेकिन ये तो दोबारा से एग्रेसिव ही लग रहा है मुझे। अच्छा देखिए आपने ये मेरे से सवाल पूछा, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि मैं इससे बेहतर आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इसी सवाल में आपका जवाब भी है। देखें वो लेटर्स पढ़ लें आप या हमारी डिमांड्स पढ़ लें। पहले चले वो बातचीत हुई थी, 2 कमीशंस कहे थे, सबसे सॉफ्ट डिमांड्स थी, पूरी लिस्ट ऑफ डिमांड्स जो हमारी 6-7 थी उसमें सबसे सॉफ्ट थी, जो एक कैबिनेट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन होना था और कमीशन बनना था, मैटर की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी थी। हमारी मर्जी का जज नहीं था, एक सर्विंग सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो सकता था। लेकिन वो इन्होंने हमें कहा जी पहले रिटन में दे, वो भी दे दिया, लेकिन इनकी नीयत नहीं थी, बोनाफाइडिस नहीं थी, इसी वजह से वो आगे मुज़ाकरात नहीं चले। हमने बड़ी सच नेक नीति से की है। अब जहां तक बात है जी लेटर्स लिखना या डिमांड करना, देखें डिमांड एक ही है, बेशक वो खान साहब की ट्वीट में होगा या खान साहब के लेटर में होगा या हमारी बातों में होगा, वो एक ही बात है। देखिए जाहिर बात है अगर वो लेटर किसको लिखें, सारा कुछ तो इन लोगों को तो ला के बिठाया गया वहां पे, इनके तो हाथ में कुछ है ही नहीं, ये तो रोबोट्स हैं। ये फॉर्म 47 का एक प्रिंट आउट निकाला, कमांड दी, उनको ला के बिठा दिया जो प्राइम मिनिस्टर। अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सलमान साहब, दे आर द बेनिफिशरीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर पार्टी एंड एस्टैब्लिशमेंट, और उसको फ्यूल करके आप उनको मजीद फायदा पहुंचा रहे हैं। सो आई एम ओनली क्वेश्चनिंग द स्ट्रैटेजी। और दूसरा एक और क्वेश्चन ले लें, अगर आप लोगों ने कोई डिमांड सामने रखी थी, एक सवाल ले लें फिर आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते कि ट्रिब्यूनल्स को एक्टिव किया जाए, स्टोलन मैंडेट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते, तो वो ज़्यादा अच्छा ना होता? आप लोग भी थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए कि कमीशंस बनाएं। अगर कमीशन ही बनवाना था तो फिर ये इलेक्शंस पे बनवा लेते। देखें जब बात हुई ना, सबसे पहली बात है, ये बात ही चल रही थी। आई थिंक अगर आप तीनों डिमांड्स को देखें ना, 26 नवंबर का हो, 9 मई का हो, या जो आपका मैंडेट की जो छीना गया उस पे जो ट्रिब्यूनल्स के फंक्शनिंग है, मेरी नजर में अगर मैं बैठा हूँ सबसे जो सॉफ्ट डिमांड्स है जिससे इनको बिल्कुल कोई खतरा नहीं होगा, वो मेरे ख्याल से जो 26 नवंबर का मैंडेट जो इन्वेस्टिगेशन थी और 7 उसमें 9 मई की थी। देखिए स्टोलन मैंडेट पे तो इनको लगता है अगर वो इन्वेस्टिगेट हो गया और जो डाका पड़ा तो ये तो उनकी वो जो बेसिस हैं वो सारी टूट के गिर जाएंगी और इनकी हुकूमत चली जाएगी। वो भी हमारी डिमांड थी, लेकिन हम सॉफ्ट चीज में आए कि जिसकी वजह से एटलीस्ट बात स्टार्ट होकर कल को कोई ना कहे कि हम भाग रहे हैं। और जहां तक देखिए एस्टेब्लिशमेंट की बात है, जो हम बात कर रहा था मैं पहले भी,
हमारी सिंपल डिमांड्स है। देखिए हम अगर इस वक्त जेल में है, अब अडयाला जेल आपके सामने है, खान साहब जिक्र कर रहे हैं जी मेरे साथ जेल के अंदर मेरे बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे मुझे, तो जाहिर बात है वो जेल सुपरिटेंडेंट के जेल में तो कंट्रोल नहीं है। वहां पे जो एक कर्नल साहब एम्प्लॉय हुए हैं जो वहां पे डिप्यूट हुए हैं, तो फिर जेल को रन कर रहे हैं, दैट इज माय एग्जैक्ट पॉइंट। तो फिर जिनका कंट्रोल है उनके साथ मामले को हल करने के लिए, तो हम कहते हैं ना, उनके साथ मामले को हल करने के लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा। बार बार एग्रेसिव होने से मेरे ख्याल है एक बात जी देखिए, उनके साथ बैठ के हम गलत एग्जाम्पल जब प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहते। देखिए बेनिफिशियरीज तो सारे हैं सलमान साहब, लेट्स नॉट चूज द रियलिटी। देखिए मेरी बात सुनिए, सारे बेनिफिशियरी हैं, सामने बैठे, इस चीज को फुल स्टॉप किसी ने लगाना है, कहीं पे लगना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविलियन थिंकिंग हेड्स को इकट्ठा बैठना चाहिए ना, जितने सिविलियंस हैं दे शुड सिट टुगेदर। मैं आपको शायद समझा नहीं पा रहा, मैं नहीं ये कहना चाहता एस्टैब्लिशमेंट को कि जी आप इस मुल्क के कानून और आइन को बाईपास करके मुझे स्पेशल फेवर देके मुझे बाहर निकालें जेल से, या मुझे मेरा मैंडेट दें। मैं यही कहता हूं कि आप जी प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं, ये मुल्क का आईन पाकिस्तान है, इसमें जो आपका रोल लिखा हुआ है उसके मुताबिक अपना काम करें। ये आईन तब भी वायलेट, देखें सलमान साहब, आपको ये इंटरफेरेंस इसलिए बुरी लगी क्योंकि ये आपकी जमात के खिलाफ हुई। उससे पहले जब हो रही थी, जब धरने दे के चीजों को डिस्टेबलाइज किया जा रहा था, जब इकामे पे सजा हो रही थी, तो आप लोग खुश हो रहे थे। ये भी तो ये जहन में रखें ना, वी हैव अ वेरी शॉर्ट मेमोरी और ए सिलेक्टिव वन। पहली बात देखिए मेरी बात सुने, जब अगर कोई इंटरफेरेंस हो रही जुडिशियल प्रोसेस के अंदर, कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस में, इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये मैं कहूं कि जी पहले हो रही थी तो अभी भी ठीक है, जस्टिफाइड है, नहीं ये जस्टिफाइड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन अच्छा, आज अगर ये इंटरफेरेंस खत्म करनी है तो आपको नहीं लगता कि जितने भी सिविलियन लोग हैं उनको बैठ के अपनी पॉलिटिकल स्पेस क्लेम करनी पड़ेगी? आप लोग तो दोबारा उसी तरफ देखते हैं और चाहते हैं कि वो इंटरफेयर भी ना करें लेकिन आपको रिलीफ दे दें या आपको कोई ना कोई रास्ता दे दें। दे आर अ रियलिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल लैंडस्केप। ये कैसे खत्म होगा? ओवरनाइट कैसे खत्म होगा ये बता दें। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको क्या लगता है कि जिस शख्स ने मेरे घर पे कब्जा किया, मैं उसके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लूं और उसको कहूं कि जिस पुलिस वाले ने आपसे मिलके कब्जा किया है जी, उसको आगे मना करते हैं कि जी कब्जा नहीं करो, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। जो शख्स खुद काबिज है, अंदर कब्जा करके बैठा है, वो कैसे बाहर आएगा? ये मियां नवाज शरीफ तो बेनिफिशियरी है इंटरफेरेंस के, अब से नहीं है, जब से ये हुकूमत में आए हैं, जब से ये क्रिकेट खेल रहे थे कि हमने इंटरफेरेंस नहीं होने देनी, ना हम उसका पार्ट बनेंगे। हम चाहते हैं आप साइड पे हो जाए, हम इनको खुद देख लेंगे। जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके साथ हम खुद इलेक्टोरल ग्राउंड में लड़ लेंगे इलेक्शन और इनसे हम जीत भी सकते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी पार्टी की फेवर की या किसी एस्टैब्लिशमेंट के डिपार्टमेंट की फेवर की। आप फिर इलेक्शंस का वेट करेंगे? देखिए, एज पर द लॉ What I want is कि 6 महीने में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने मेरे इलेक्शन पिटिशंस डिसाइड करनी थी। एक साल हो गया है, इंटरफेरेंस है तो नहीं डिसाइड हो रही। यही इंटरफेरेंस मैं चाहता हूँ बंद हो, खत्म होकर वो खत्म होगी तो मुझे मेरा इंसाफ मिल जाएगा ट्रिब्यूनल से। वो नहीं है। आपने 26वीं बैरिस्टर सलमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वो एक लीगल माइंड भी हैं और वो एक पॉलिटिकल माइंड भी हैं, और इस वक्त पीटीआई की क़यादत डिवाइडेड है पॉलिटिकल ओपिनियंस में, लीगल ओपिनियंस में। लेकिन एक बात तय है कि वहाँ पे सिर्फ बानी पीटीआई इज़ द वन हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। तो अब यूँ लगता है एक दफ़ा फिर एग्रेसिव पोस्चरिंग की तरफ वो वापस गए हैं। और उससे मुझे याद आया कि जब मुश्किल वक्त था नून लीग पे, तो मरियम नवाज़ भी कहती थी कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। तो शायद ये वो वाली स्ट्रैटेजी है, बट वट एवर इट इज़, आई होप कि इससे चीज़ें और ख़राब ना हो, एस्केलेट ना हो। ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे एक और हमारा इंस्टीट्यूशन जो असल में तो आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाया गया है, लेकिन उसके अपने मसले ख़त्म नहीं हो रहे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ूम इन वंस अगेन। और अब बात करते हैं जुडिशरी की। 26th अमेंडमेंट पे हम जितनी मर्जी तनकीद कर लें वो एक तरफ, मगर हकीकत ये है कि अदालतों का असल काम आम आदमी को इंसाफ देना है। वो ना पहले होता नज़र आ रहा था, ना अब नज़र आ रहा है। जजेस में लड़ाइयाँ पहले भी होती थीं,
बेंचेस बनते थे, टूटते थे, बार एसोसिएशंस का भी एक ख़ास रोल था, सियासी मुकदमात में भी जुडिशरी ने बहुत नाम कमाया। कुछ भी नया नहीं, ना 26वीं तरमीम से पहले और ना ही उसके बाद। ऑल्दो जितनी भी गवर्नमेंट्स लेजिस्लेशन करती हैं वो उसका आमतौर पे जो जवाब फराहम करती हैं वो यही होता है कि जजेस की कमी है और आवाम को तेज़ तरीन इंसाफ की फराहमी के लिए ज़रूरी है कि नए जजेस अपॉइंट किए जाएं और ये चेंजेस लाए जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी लेजिस्लेशन होती है आम आदमी के नाम पे होती है। जब भी गवर्नमेंट को कोई आइनी तशरीह पसंद नहीं आती उसको काउंटर करने के लिए एक नई कानून साजी होना शुरू हो जाती है और इस तरह हम एक सर्कल में घूमते चले जा रहे हैं। एक और अहम पॉइंट ये है कि अगर जुडिशरी ने अपना मेजर रोल यानी कि आम आदमी को इंसाफ देना इस पे थोड़ी सी भी तवज्जो दी होती और अगर आज वो समझते हैं कि 26वीं तरमीम जो है वो गलत हुई है तो आम आदमी ही अदालतों के साथ खड़ा होता, जजेस के साथ खड़ा होता, सिर्फ वकला की तरफ ना देखना पड़ता। लेकिन आज ना तो वकला निकले हैं ना ही आवाम। तो अदालतों को भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि आज उनकी जो एक नई शक्ल, नए खदोखाल जो सामने आए हैं उसको किस तरह लेके चलना है। इंटरनल रिफ्ट अभी भी जारी है, इसका हल क्या है? और ये मामलात इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि ये जो पिलर है जुडिशरी ये बहुत अहम है टू रन अ स्टेट। ये मसाइल कब तक चलेंगे, कैसे हल होंगे, डिस्कस करते हैं। हमारे साथ फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब। अशतर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। 26th अमेंडमेंट से पहले भी जो अदलिया के अंदर उनका एक अपना सिस्टम है, जजेस की आपस की पॉलिटिक्स कह लें, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज कह लें, फिर एक पॉलिटिकल टिल्ट, ऑल दैट, वो लगा यूँ था कि 26th अमेंडमेंट के बाद किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और शायद उसका पर्पस भी यही था। बट अब और मसाइल सामने आ गए हैं। रोज़ाना एक नया नोट, नए लेटर्स फ्रॉम द जजेस टू द चीफ जस्टिस, फिर चीफ जस्टिस का भी एक मीडिया में आता है बयान जिससे अंदाज़ा होता है कि चीफ जस्टिस क्या सोच रहे हैं। ये किस तरह के क्राइसिस की तरफ हमारी जुडिशरी चली गई है एंड हाउ डू यू इवैल्यूएट इट? Well, I think the only way that I see it is it was kind of expected because ये एक सिस्टम बन गया हुआ था जहाँ पे एक इजारादारी थी और शिफ्ट हो गया सारा का सारा सिलसिला फ्रॉम वन मैन शो। तो ये जुडिशरी का एक सिलसिला चल रहा था जहाँ पे जजेस ही अपॉइंट करते थे, जजेस ही उनको देखते थे, सिलेक्ट करते थे। और इसके अंदर फिर वो जब आपकी पावर शिफ्ट होता है तो फिर स्ट्रगल्स शुरू हो जाती हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। ओके, और आपको ये कहीं जाके रुकता नज़र आ रहा है? बिकॉज हर लेजिस्लेशन में जो आर्गुमेंट होता है सिटिंग गवर्नमेंट का वो होता तो यही है कि हमने लोगों को स्पीडी जस्टिस देना है, ये लोगों के लिए हो रहा है, बट ना वो पहले हो रहा था ना वो अब हो रहा है। देखिए, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ इट। आप को असल जो मसला है उसको तो किसी ने एड्रेस नहीं किया। इस गवर्नमेंट के पास ये मौका है और बहुत सारा काम भी हो चुका हुआ है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में सारे के सारे मामला जो हैं वो किए हुए हैं और वो मामला जो ऐसे हैं कि CRPC में, PPC में और बाकी कवानीन में बड़े अच्छे किस्म के जो चेंजेस हैं which will bring speed and certainty to all the trials and all those things. असल में आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में तो इसका ये फायदा ये हुआ है कि बहुत सारे केसेस के आपको फैसले नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में ये जो स्कर्मिशेस चल रही हैं इससे भी मामला जो है वो इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने के मुतरादिफ है। हमें कॉन्सेंट्रेट करना है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है वहां पे जजेस की इंडक्शन के ऊपर, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है प्रोसीजरल लॉज को बेहतर बनाने के ऊपर। एंड आई एम श्योर दैट कैन बी डन एंड इट शुड बी डन।
बट वो कौन करेगा? बिकॉज अभी तो यूँ लगता है कि सबको अपने मसाइल ज़्यादा पड़ गए हैं कि आप और से जजेस लेके आ रहे हैं तो सीनियरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, आजकल तो यही मसला सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो आपको लगता है कि ये सेटल डाउन हो जाएगा कुछ टाइम में जब पावर एजर्ट की जाएगी कि ये ऐसे ही चलना है वेदर यू लाइक इट और नॉट, कि इसमें से कोई रिफ्ट्स अभी कुछ टाइम रहेंगे इसी तरह? देखिए, टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और टीथिंग प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं। टीथिंग प्रॉब्लम्स जो हैं उनको जल्द जब आप कर सकें तो उसके लिए आपको बहुत सारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होती है। शॉर्ट टर्म में जो आप कर सकते हैं वो फौरी तौर पे आप जजेस लगाएं। 350 जज आपको लगाना है पंजाब में, 161 जज लगाने हैं सिंध में, आपको 61 जजेस लगाने हैं KPK में, बलूचिस्तान में 45 के करीब जजेस को मजीद लगाना है आपने। इनको फौरी तौर पे लगाएं और इसका जो मिड टर्म है इसका सारा, वो मेरे नज़दीक है ऑल पाकिस्तान जुडिशल सर्विस का इनेकाद। आप कंपटीशन से जजेस को लेके आए। देखिए, अब बाकी तमाम के तमाम मामलात में आप कंपटीशन ही को देखते हैं ना जी। मेरिटोक्रेसी आती है जब लोग compete कर रहे होते हैं, Absolutely. ना इलेक्शन से ना सिलेक्शन से। So this is the way forward in mid term. Long term में you need to change the laws, procedural भी और substantive भी. I think this is all what is required to be done. So what you're saying is कि ये असल में judicial reforms की इब्तदा है और दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ इट, और उसमें ये सारे टीदिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बैकलॉग का इशू जो है, जजेस फॉरन अपॉइंट होने चाहिए, जैसे जैसे वो होता जाएगा ये सेटल डाउन होता जाएगा। दिस इज़ हाउ आई एम टेकिंग इट। I am by nature a person who thinks positive side, और हमें पॉजिटिव वाइब्स ही देनी चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ों को उजागर करें, बजाय इसके कि हम सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज करें चीज़ों को क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है। Agreed. You have the right to have your own opinion, but do not criticize because you don't like it or because somebody else is saying it. ओके अभी जो लीगल फ्रेटर्निटी है जिनमें आप उठते बैठते हैं, उनका क्या ओपिनियन है बाय लार्ज? आप तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और आपने जो व्यू दिया है वो बड़े कम लोग दे रहे हैं कि ये इब्तिदा है और ऑफ कोर्स मच नीडेड रिफॉर्म्स इन द जुडिशरी लाइक अदर सेक्टर्स, बट अभी लीगल फ्रेटर्निटी क्या डिवाइडेड है और डिवाइडेड क्यों है? क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को, या फिर वही मसाइल हैं जो पहले से अटैच्ड हैं, कुछ सियासी वाबस्तगियाँ भी हैं और मसले भी हैं? देखिए, होता ये है कि मेजॉरिटी जो है वो खामोश रहती है, वो अपने कामों में लगे हुए हैं, दे मे इवन हैव नो ओपिनियन ऑन दिस, बट हमें जो सुनाई देता है वो सुनाई देता है उन लोगों की बात को जो कि पहले से पोलराइज्ड हैं, जो कि सियासी मकासद रखते हैं, जो कि सियासी जमातों का हिस्सा हैं। वो सेनेटर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, सेनेटर्स भी हैं, वो MNAs भी हैं, वो उनका एक सियासी एजेंडा है। They have to toe the line of their party, चाहे वो रूलिंग पार्टी है चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी है। होना क्या चाहिए? देखिए, हमारी जो बॉडीज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ, ये नहीं मैं कह रहा कि पॉलिटिक्स जो है वो वकालत के पेशे से हटके है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इसके ऊपर ओपिनियन रखते हैं, रखनी चाहिए और उसको हम असर्ट भी करें, लेकिन खुदारा पोलराइजेशन को खत्म करें। और अगर कोई अच्छी बात कर रहा है तो ये देखें कि वो बात कौन कर रहा है, बात क्या हो रही है, ये नहीं कि कौन कर रहा है। So we need to concentrate on that. Right. I'll approach it from a different direction because we are just analyzing it. So for the sake of debate, आपको लगता है कि जो एक बहुत ज़्यादा जुडिशरी हिस्सा बनी सियासी डिसीजन मेकिंग का और बहुत खुल के टिल्ट सामने आया, डिफरेंट टाइम्स की मैं बात कर रही हूँ, 2018 में, 17 में एक और तरफ का टिल्ट था, उसके बाद दूसरी तरफ का नज़र आया, तो क्या ये पार्लियामेंट की एक फिर कलेक्टिव सोच सामने आई है कि यू हैव टू कंट्रोल दिस, वरना इतना पोलिटिसाइज्ड इदारा अगर जुडिशरी हो गया तो फिर तो आपकी सारी सियासत ही किसी और डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी और वाकई वो तो फिर सर्कुलर हो जाता है ना, सब कुछ आप एक ही दायरे में घूमते रहते हैं। सो डू यू थिंक कि ये जो इतना ज़्यादा पॉलिटिकल
پولیٹیکل انوالومنٹ تھی اور اب جو آئینی بینچ بنا دیا گیا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کون سا کیس کدھر جانا ہے, یہ اسی وجہ سے یہاں تک معاملہ پہنچا؟ آپ کی بالکل سوچ ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا کہ ہر ایک چیز کی کوئی وجوہ ہوتی ہیں, اور ہمارا جو فارمولاز ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ جب کچھ ہو رہا ہو تو پھر اس کا اپوزٹ اینڈ ایکول ری ایکشن آتا ہے. یہ تو فزکس کی بات ہو گئی, لیکن یاد رکھیے کہ فزکس اور یہ سب چیزیں ہم سے کو الگ سے تو نہیں ہے. آف کورس ایون جو وکالت کا کام ہے اس کو آپ کو سائنٹیفک طریقے سے ڈیولپ کرنا ہے اور آرٹفلی ایکسیکیوٹ کرنا ہے. تو دس از ہاؤ آئی سی اٹ, دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. اب آپ نے جو بات کی وہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جب پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلے سنانے شروع کر دے تو جوڈیشری ول انٹروین اینڈ سے ویٹ اے منٹ, یہ تو ہمارا کام ہے کہ فیصلے کرنے ہیں. اور اگر جوڈیشری جو ہے وہ قانون سازی کرنا شروع کر دے تو پھر پارلیمنٹ کو یہی کہنا ہوگا نا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اور قوانین کا بنانا, آپ انٹرپریٹیشن از ون تھنگ, ری رائٹنگ دا لا از اندر تھنگ, and do not read something which is not given in the law. تو جب یہ سچویشن آ گئی تو there was this desperation کہ آپ کب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. آپ نے دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر کو آپ نے ایک گھر بھیج دیا سزا دے کے contempt for till the rising of the court, which was a few seconds. And he was sent home. The other prime minister was sent to gallows. The third prime minister was sent home. You know on what? Akama. Exactly. Which I mean, ساری دنیا میں جب یہ سب بات کی گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ Could you not find something concrete? دیکھیے جب اس طرح کی سچویشنز آ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا. بٹ واٹ اباؤٹ ناؤ اشتر صاحب, ابھی بھی سچویشن لوگ اسی طرح انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ یہ کچھ اس وقت ماحول, کئی دفعہ بہت اچھے فیصلے ایک جو انوائرمنٹ بنا ہوتا ہے اس کی نظر ہو جاتے ہیں. آئسولیشن میں دس کوڈ بی اے ویری گڈ موو, بٹ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے وزرائے اعظم کا نام لیا کہ وہ شکار ہوتے رہے ہیں, یہ ایک اور وزیر اعظم کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ان کا بھی کیس لگنے والا ہے آگے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور چیزیں مینج ہو رہی ہیں. سو ویئر وڈ دس اسٹاپ؟ یہ تو چلتا جا رہا ہے معاملہ. ہاں دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس میں شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم کی باتیں ہیں. Now, ideally, I would want to see something where these various organs of the state, and I would call journalists another pillar of the state, where they all sit down. I think the time has come when you sit down around a table. Round table میں دیکھیے کوئی جو ہے وہ head of the table نہیں ہوتا. Round table میں frank discussion ہو. Let's sit down. Let's work out all these things. Work out formulas and 3 things. 1, Charter of Tolerance. Number 2, expand the Charter of Democracy. Third, the Charter of Good Governance should be rule of the times. تو یہ تینوں باتوں کے اوپر ہم متفق ہو جائیں, لائنز ڈرا کر لیں اور جوڈیشل سروس لے کے آئیں. پارلیمنٹیرینز کے پاس ایگزیکٹو اختیارات نہ ہوں, پارلیمنٹیرینز صرف قانون سازی کریں. ان کو آپ کہیں کہ جناب آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ کے کام نہ کرنے ہیں نہ کروانے ہیں, تو پھر یہ ایک بہتر ہم پاکستان دیکھیں گے. My last question to you. دنیا میں 2050 years کی بھی ممالک کی ہسٹری ہے. آرام سے ایک دفعہ کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے, دے فالو اٹ. فاؤنڈنگ فادرز کے ٹریڈیشنس کو دے فالو اٹ. کئی جگہ پہ تو ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے. ہمیں کیوں ری رائٹ کرنے کی اور انٹرپریٹ کرنے کی اتنی ضرورت پیش آتی ہے؟ واٹ از رانگ ود اس؟ I would blame this to our curriculum as well. There's not one particular issue, there's not one particular wrong جس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. آپ دیکھیں کہ ہمارے نصاب میں سے جب میں پڑھتا تھا تو سیوکس, پولیٹیکل سائنس اور یہ سب باتیں ہوتی تھیں.
हमारे निसाब में से सिविक्स को निकाल दिया गया। यानी मुआशरती उलूम जब करिकुलम से निकाल दिए जाएं तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या हमारी सोच जो है वो केओटिक नहीं होगी, बिकॉज उसमें तो आप तालीम जब देते हैं साथ में तरबियत भी देते हैं। राइट। तालीम और तरबियत जब इकट्ठे होंगे और प्रॉपर तरीके से होंगे तो हम तेजी से आगे चलेंगे, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, ऑफ कोर्स, बिल्कुल नहीं होगा। सो वी विल ऑल हैव टू सिट डाउन and not just talk about it, work on it. Let's walk the talk. Thank you so much, Ashtar Awsaf Saab. Well, very academic discussion, very comprehensive discussion. आमतौर पे हम ज़रा ख़बरों पे फोकस कर रहे होते हैं, आज एक जज ने ये कह दिया, कल किसी ने ये लेटर लिख दिया, बट असल मसला ये है कि रिफॉर्म्स की हर सेक्टर में ज़रूरत है, हर इदारे में ज़रूरत है। और अगर ये एक इब्तदा है जिसमें फॉर वंस ये डिसाइड कर लिया जाए कि आइनी मामलात किसने देखने हैं, लोगों के मामलात किसने देखने हैं, तो इट्स अ गुड स्टेप। बट मसला ये है कि जुडिशरी को ख़ुद भी कुछ इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी और ये जो इतना टर्बुलेंट माहौल हुआ है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब हम वापस आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे एक नया फेज़ स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस में। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू ज़ोमिन वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं अपने खित्ते की, साउथ एशिया की, जिसको हम कम अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक नए फेज़ की तरफ बढ़ रहा है। हमारे आपस में ताल्लुकात कभी भी आइडियल नहीं रहे। ज़ाहिर है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, इसलिए हमारे जो रिलेशंस हैं वो बड़े ल्यूक वार्म से रहे हैं हमेशा। बिलखसूस शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग जब जब हुकूमत में रही है, ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़राब और प्रो इंडिया रहे हैं। इंडिया की शेख हसीना की हुकूमत को हमेशा से स्ट्रेटेजिक सपोर्ट हासिल रही है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इंडिया ने 1971 में मुक्ति बाहिनी की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शेख हसीना वाजिद गुज़िश्ता 15 साल से बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी और अवामी लीग की 1981 से सदर थी, यानी उनकी जो ग्रिप थी अपनी पार्टी पे और बांग्लादेश के सिस्टम पे बहुत मजबूत थी। इंडिया उन्हें हर वक्त सपोर्ट देता रहता था और उनके दौरे हुकूमत में जमात इस्लामी समेत उन लोगों को फांसियां दी गईं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के क़याम को किसी न किसी शक्ल में रेजिस्ट किया था या इस आइडिया को अपोज़ किया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस कदर भारत नवाज और सिस्टम पे मजबूत गिरफ्त रखने वाली गवर्नमेंट इस तरह ख़त्म होगी, लेकिन हम सब ने देखा कि 5 अगस्त को शेख हसीना ने जिस तरीके से सरेंडर किया और उनको वहाँ से जाने के लिए सिर्फ 45 मिनट्स मिले और ये सब स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स की तरफ से। अब भी वो भारत में ही एग्ज़ाइल में हैं। बांग्लादेश में इस वक्त इंटरिम या ट्रांजिशन गवर्नमेंट कायम है और इसके सरबराह हैं नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस। इस पॉलिटिकल चेंज के बाद इस ट्रांजिशन में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में एक नए फेज़ का आगाज़ हो रहा है। नवंबर में बांग्लादेश का एक नेवल कार्गो शिप 1971 के बाद पहली दफ़ा कराची पहुंचा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन 300 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो दिफाई ताउन है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक और ज़ाहिर है वेरी अलार्मिंग फॉर इंडिया। टॉप लेवल मिलिट्री इंगेजमेंट भी पहली दफ़ा हो रही है। बांग्लादेश के नेवल चीफ, इससे पहले बांग्लादेश की बरी अफवाज का एक हाई लेवल डेलीगेशन ने पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की। JF-17 थंडर फाइटर जेट्स ख़रीदने में उन्होंने दिलचस्पी भी जाहिर की है। कहा यह जा रहा है कि इसी माह पाकिस्तान आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ट्रेनिंग देने के लिए भी बांग्लादेश जाएंगे। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पहले ये ट्रेनिंग इंडिया से होती थी। ये 1971 के बाद पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरान बांग्लादेश की सरजमीन पे कदम रखेंगे। ये सब स्टेप्स यकीनन दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान एक ट्रस्ट और कोऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है। दिसंबर 2024 में राहत फ़तेह अली ख़ान ने परफॉर्म किया 2 दफ़ा बांग्लादेश जाके। इसके अलावा जो हमारे इकोनॉमिक टाइज़ हैं उसमें भी बेहतरी आ रही है, लेकिन अभी इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि जो ट्रेड वॉल्यूम है दोनों मुल्कों के दरमियान लास्ट ईयर वो सिर्फ $690 मिलियन था। तहम जिस तरीके से इंगेजमेंट
डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरीके से ट्रांजिशन हो रही है, लगता ये है कि ताल्लुकात इकनॉमिक फ्रंट पे भी मज़ीद वसअत आएगी उसमें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये नया फेज़ साउथ एशिया में स्टेबिलिटी और बैलेंस ऑफ पावर की तरफ एक अहम कदम है। इससे पहले जो एक बैलेंस का टिल्ट था वो इंडिया की तरफ था। साउथ एशियन कंट्रीज़ में जितनी पॉलिसी मेकिंग होती थी वो बहुत प्रो इंडिया होती थी, वहाँ की गवर्नमेंट्स भी बहुत प्रो इंडिया होती थी और वो कोई ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर सकती थी जो इंडिया को पसंद ना हो। लेकिन अब साउथ एशिया इज़ चेंजिंग। बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई है, मालदीव्स में भी हुई है, श्रीलंका में भी हुई है, नेपाल में भी हुई है। So this is high time for Pakistan कि while we know कि हमारे अपने बाकी कुछ neighbors के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, we have a very hostile border with India, we have a problematic border with Afghanistan and Iran. तो अब ये जो हमें regional engagement का connectivity का एक भरपूर मौका मिल रहा है, इसको अपनी foreign policy में incorporate करें, इसकी economic dimension को भी widen करें और जितने South Asian countries इस वक्त open हैं to engage, उसके साथ फ़ायदा उठाएं। And this is how you build a strong case in the region for yourself ताकि later on फिर आप दुनिया में भी connect कर सकें। Till next week, this is goodbye.